हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चरर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करते हैं प्रवक्ता हिंदी के पेपर को लेकर जो प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इन्हीं पर आधारित हमारी आज की एक प्रैक्टिस सेट रहेगी। तो साथ ही दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आपको अपने आप को चेक करने का मौका मिलेगा और आप एक बेहतरीन तैयारी की ओर बढ़ सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि लगातार हमारी क्लासेस देखते रहनी है और जो भी चीज़ें आपको नहीं देखने को मिले उनको आप नोट से ज़रूर प्रिपेयर कर लें। साथ ही जो अभ्यर्थी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा कर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें और अपने अधिक से अधिक साथियों को इस क्लास को ज़रूर शेयर कर दें। तो बिना देरी के हुए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और लेते हैं पहला प्रश्न। तो हमारे पहला प्रश्न है दोस्तों, इनमें से कौन सी ध्वनि संयुक्त व्यंजन है। तो कौन सी ध्वनि संयुक्त व्यंजन है ये पूछा गया है, जैसे क्यों, चौ, टौ, औ। तो इनमें से जो संयुक्त व्यंजन है वो कौन सा है ये पूछा गया है। तो इसमें देखें दोस्तों, जो ध्वनि संयुक्त व्यंजन है वो है क्यों। ठीक है, तो यहाँ पर क और य दो शब्दों का यहाँ पर मिश्रण हो रहा है, एक साथ संयुक्त रूप में बन रहे हैं। तो इस ध्वनि को संयुक्त व्यंजन का नाम दिया जाता है। तो ऐसे ध्वनियों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस भाषा को संविधान की अष्टम सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। तो कौन सी भाषा ऐसी है इनमें से जिसको अष्टम सूची में सम्मिलित नहीं किया गया। ऑप्शन है डोगरी, मणिपुरी, मैथिली या छत्तीसगढ़ी। तो कौन सी भाषा संविधान की अष्टम सूची में सम्मिलित नहीं है। तो ये है दोस्तों छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ी जो भाषा है दोस्तों ये अष्टम सूची में सम्मिलित नहीं है। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें डोगरी, जो है मणिपुरी, मैथिली, ये तीनों के तीनों दोस्तों इसमें संविधान की अष्टम सूची में सम्मिलित किए गए हैं। तो छत्तीसगढ़ी भाषा दोस्तों ये अष्टम सूची में सम्मिलित नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। लेते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, पुष्पदंत की प्रबंध रचना है। तो इनमें से पुष्पदंत की जो प्रबंध रचना है कौन सी है। ऑप्शन है रिठमेणी चर्यु या अण्य कुमार चर्यु या पौच चर्यु या भविष्यक्त कहा। तो इनमें से पुष्पदंत की जो प्रबंध रचना है कौन सी है। तो वह है दोस्तों अण्य कुमार चर्यु। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ब्रह्मणे ही च जानंत ही भेऊ एवई पढ़ियऊ ए चौ बेऊ मट्टी पानी कुस लई पढ़ंत घर ही बसे बैशी अग्नि हुणंत। तो ये उपयुक्त काव्य पंक्तियाँ किस कवि की हैं। तो किस कवि ने ये पंक्तियाँ गाई हैं। ऑप्शन है गोरखनाथ, सरहपा, रैदास या कबीरदास। तो दोस्तों यहाँ पर जो ये वाक्य पंक्तियाँ जो हैं ये किसके द्वारा गाई गई हैं। ये गाई गई है दोस्तों सरहपा की हैं। ठीक है, सरहपा ने की काव्य पंक्तियाँ हैं ये। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में, मुसलमान अनुयायी कबीरदास को किसका शिष्य मानते हैं। तो जो मुसलमान अनुयायी हैं वो कबीरदास को किसका शिष्य मानते हैं। ऑप्शन है शेख तकी या रज्जब या मोइनुद्दीन चिश्ती या नूर मोहम्मद। तो मुसलमान जो अनुयायी हैं दोस्तों कबीरदास के, वो कबीरदास को किसका शिष्य मानते हैं। तो मानते हैं दोस्तों, वो मानते हैं शेख तकी। ठीक है, शेख तकी का जो है शिष्य मानते हैं मुसलमान अनुयायी कबीरदास को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फोर्ट विलियम कॉलेज के किस शिक्षक के माध्यम से हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तकों का प्रकाशन आरंभ हुआ था। तो फोर्ट विलियम कॉलेज जहाँ से हिंदी माध्यम में हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तकों का प्रकाशन होता है, तो वो जो है किस शिक्षक के द्वारा एक कार्य किया गया था दोस्तों स्टार्टिंग में। तो ऑप्शन है लॉर्ड मेकाले या जॉर्ज ग्रियर्सन या फादर कामिल बुल्के या गिल क्राइस्ट। तो ये जो है फोर्ट विलियम कॉलेज जो है फोर्ट विलियम कॉलेज के जो शिक्षक हैं वो थे गिल क्राइस्ट, जिनके द्वारा
हिंदी भाषा के पाठ्य पुस्तकों का प्रकाशन हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संशयात्मा किस कवि की रचना है? तो संशयात्मा किस कवि की रचना है? ऑप्शन है अशोक वाजपेयी, कुंवर नारायण या ज्ञानेन्द्रपति या उदय प्रकाश। तो संशयात्मा किसकी कवि की रचना है? तो ये है दोस्तों ज्ञानेन्द्रपति की रचना है संशयात्मा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। संशयात्मा जो रचना है दोस्तों किसकी है? ज्ञानेन्द्री की। ठीक है, ज्ञानेन्द्रपति की है संशयात्मा। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप ज़रूर नोट कर लीजिएगा। और प्रीवियस पेपर में यह आया हुआ प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए आप इसको ज़रूर नोटिस कर लीजिएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। एकांकी में अन्विति अथवा संकलन त्रय के अंतर्गत काल स्थान के साथ उसके निर्वाह की गणना की जाती है। तो किसके साथ की जाती है दोस्तों? ऑप्शन है पात्र, कार्य, प्रकरी या पताका। तो अगर हम बात करें एकांकी की, तो एकांकी में अन्विति अथवा संकलन त्रय के अंतर्गत जो काल स्थान के साथ जो गणना की जाती है दोस्तों, किसकी की जाती है? ये की जाती है दोस्तों कार्य की। ठीक है, तो कार्य की भी इसके साथ गणना की जाती है एकांकी में, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन अनुभाव का एक भेद है? तो अनुभाव का भेद कौन सा है? ऑप्शन है निर्वेद, व्रीड़ा या उन्माद या आहारी। तो अनुभाव के भेदों की अगर हम बात करें दोस्तों, इनमें से कौन सा सही है? वह है आहारी। आहारी दोस्तों एक अनुभाव का ही भेद है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, शब्द में जहाँ मूल अर्थ नहीं बल्कि उसका व्यंग्यार्थ अभिप्रेत होता है, तो वहाँ कौन सी शब्द शक्ति होती है? तो यहाँ पर पूछा गया है कि जो मूल अर्थ नहीं बल्कि उसका व्यंग्यार्थ अभिप्रेत होता है, तो कौन सी शब्द शक्ति होती है? ऑप्शन है अभिधा, लक्षणा, व्यंजना या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर अगर हम देखें दोस्तों कि जो मूल अर्थ नहीं बल्कि उसका व्यंग्यार्थ अभिप्रेत करता है, वो शब्द शक्ति कौन सी है? वह है दोस्तों व्यंजना। व्यंजना शब्द शक्ति है दोस्तों जो मूल अर्थ नहीं बल्कि उसके व्यंग्यार्थ अभिप्रेत करती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद कृत उर्वशी किस विधा की रचना है? तो जयशंकर प्रसाद की जो रचना है, जो कृति है उर्वशी, वो किस विधा की रचना है? ऑप्शन है गीत काव्य, प्रगीत, नाटक या चंपू काव्य। तो जयशंकर प्रसाद की जो कृत है उर्वशी, वो किस विधा की रचना है दोस्तों? ये है चंपू काव्य के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में। काव्य दोष की परिभाषा इनमें से सबसे पहले किसने दी थी? तो काव्य दोष जो है इसकी परिभाषा सबसे पहले किसने दी थी? ऑप्शन है दंडी या भामह या वामन या आनंदवर्धन। तो काव्य दोष की जो परिभाषा सबसे पहले दी गई थी दोस्तों, वो दी गई थी वामन के द्वारा। किसके द्वारा? वामन के द्वारा दी गई थी काव्य दोष की परिभाषा सबसे पहले, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, पाय महावर दैन को नाइन बैठी आई, फिर जानी महावरी एड़ी मीड़ती जाए। इन काव्य पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर हाँ बताना है दोस्तों अलंकार कौन सा है। ऑप्शन है संदेह, भ्रांतिमान, विशेषोक्ति या समासोक्ति। तो दोस्तों पाप महावर दैन को नाइन बैठी आई, फिर जानी महावरी एड़ी मीड़ती जाए। इस काव्य पंक्तियों में जो अलंकार है दोस्तों, वह है आपका भ्रांतिमान अलंकार, क्योंकि यहाँ पर भ्रम का भाव उत्पन्न हो रहा है, इसलिए भ्रांतिमान अलंकार यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न है, यथार्थवाद और छायावाद निबंध के रचयिता कौन हैं? तो यथार्थवाद और छायावाद जो निबंध है दोस्तों, इस निबंध की रचना किसने की थी? जयशंकर प्रसाद, शांतिप्रिय द्विवेदी या नंद दुलारे वाजपेयी या मुकुटधर पांडे। तो दोस्तों यथार्थवाद और छायावाद निबंध के जो रचयिता हैं वो हैं जयशंकर प्रसाद।
ये जयशंकर प्रसाद का निबंध है यथार्थवाद और छायावाद, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न में। मिला तेज से तेज, मिला तेज से तेज किस विधा की रचना है? मिला तेज से तेज जो रचना है दोस्तों किस विधा की है? ऑप्शन है जीवनी, आत्मकथा, निबंध या संस्मरण। तो मिला तेज से तेज जो विधा है दोस्तों यह है एक जीवनी। क्या है? एक जीवनी है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है छायावाद का पतन पुस्तक के लेखक कौन है? छायावाद के पतन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है शांति प्रिय द्विवेदी, रामविलास शर्मा, नंद दुलारे वाजपेयी या देवराज। तो छायावाद का पतन नामक जो पुस्तक लिखा गया है दोस्तों किसके द्वारा लिखा गया है? ये लिखा गया है देवराज। तो देवराज के द्वारा लिखित ये पुस्तक है छायावाद का पतन, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक पत्नी के नोट्स किसकी रचना है? एक पत्नी के नोट्स नामक जो रचना है किसकी है? ऑप्शन है ममता कालिया या चित्रा मुग्दल या मेहरुन्निसा परवेज या मंजुल भगत। तो दोस्तों जो एक पत्नी के नोट्स नामक जो रचना है दोस्तों इसके लेखक हैं ममता कालिया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सी आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 18 है निर्मल वर्मा का पहला कहानी संग्रह कौन सा है? तो निर्मल वर्मा का पहला कहानी संग्रह कौन सा है? ऑप्शन है जलती झाड़ी या बीच बहस में या परिंदे या कब्बे की काला पानी। तो दोस्तों निर्मल वर्मा का जो पहला कहानी संग्रह है वो कौन सा है? वो है परिंदे। परिंदे जो कहानी संग्रह है दोस्तों निर्मल वर्मा का है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है रस निष्पत्ति के संदर्भ में भुक्तिवाद किस आचार्य का मत है? तो भुक्तिवाद जो मत है किस आचार्य का है रस निष्पत्ति के संदर्भ में? ऑप्शन है अभिनव गुप्त, शंकुक या भट्टनायक या भट्टलोलट। तो रस निष्पत्ति के संदर्भ में जो मुक्तिवाद है भुक्तिवाद ये किस आचार्य का मत है दोस्तों? ये है आचार्य भट्टनायक का। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है स्वरभंग किस प्रकार का अनुभव है? स्वरभंग किस प्रकार का अनुभव है? ऑप्शन है कायिक, वाचिक, आहार्य या सात्विक। स्वरभंग जो अनुभव है दोस्तों वो किस प्रकार का अनुभव है? यह है दोस्तों सात्विक अनुभव। कैसा अनुभव है? सात्विक अनुभव है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है जयशंकर प्रसाद की किस नाटक का एक पात्र सर्वनाग है? तो जयशंकर प्रसाद का जो नाटक है उसका एक पात्र सर्वनाग किस नाटक का है? तो ऑप्शन है राजश्री या स्कंदगुप्त, जन्मेजय का नागयज्ञ या विशाख। तो जयशंकर प्रसाद का जो नाटक है दोस्तों कौन सा नाटक है जिसमें सर्वनाग एक पात्र के तौर पर है? तो वह है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि स्कंदगुप्त जो इनका नाटक है उसमें सर्वनाग जो है इन नाटक का पात्र है। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा नाटक स्त्री समस्या से संबंधित नहीं है? तो स्त्री समस्या से संबंधित कौन सा नाटक नहीं है? ऑप्शन है अंधा कुआं, चिंदियों के एक झालर या साँच कहूँ तो और नेपथ्य राग। तो दोस्तों इनमें से कौन सा जो है नाटक स्त्री समस्या से संबंधित नहीं है ये पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वह है चिंदियों की एक झालर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है अंत हाजिर हों किस महिला नाट्यकार की रचना है? तो कौन सी महिला नाट्यकार ने ये रचना की है जिसमें अंत हाजिर हों? तो ऑप्शन है शांति मेहरोत्रा या मृणाल पांडे, त्रिपुरारी शर्मा या मीराकांत। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वह है मीराकांत। तो मीराकांत के नाट्यकार जो है मीराकांत नाट्यकार जो हैं उनका एक नाटक है अंत हाजिर हों, ये इनकी रचना है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक हम दीवानों की क्या हस्ती, हम दीवानों की क्या हस्ती है आज यहाँ कल वहाँ चले। तो ये वाक्य पंक्तियाँ किस कवि की हैं? तो दोस्तों ये जो वाक्य पंक्तियाँ हैं ये किसकी हैं? ऑप्शन है बालकृष्ण शर्मा, नवीन, माखनलाल चतुर्वेदी, भगवती चरण वर्मा या सुभद्रा कुमारी चौहान।
तो हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चलें। तो ये जो वाक्य पंक्तियाँ हैं दोस्तों, ये हैं भगवती चरण वर्मा की। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन दबा कर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, क्योंकि आपको लगातार इसी प्रकार की क्लासेस हमारे चैनल के माध्यम से देखने को मिलने वाली हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है, बात बोलेगी हम नहीं, भेद खोलेगी बात ही। वाक्य पंक्तियों के रचनाकार कौन हैं? ऑप्शन है शमशेर बहादुर सिंह, नागार्जुन, शिवमंगल सिंह सुमन या त्रिलोचन शास्त्री। तो बात बोलेगी हम नहीं, भेद खोलेगी बात नहीं, वाक्य पंक्तियों के जो रचनाकार हैं दोस्तों वह हैं शमशेर बहादुर सिंह। तो शमशेर बहादुर सिंह का ये है ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जन्म अवधि हम रूप निहारल, नयन न तिरपिन तिरपित वेल। तो ये काव्य पंक्तियों के रचयिता कौन हैं? तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन है विद्यापति, हित, हरिवंश या रसखान या मीराबाई। तो ये जो वाक्य रचना है दोस्तों, वाक्य पंक्तियाँ हैं, इनके रचयिता हैं वो हैं विद्यापति। विद्यापति की ये रचनाएं हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रूप की आराधना का मार्ग आलिंगन नहीं तो और क्या है? इन वाक्य पंक्तियों के रचनाकार कौन हैं? तो इन वाक्यों के जो रचनाकार हैं दोस्तों वो कौन हैं? वो हैं रामधारी सिंह दिनकर। तो रामधारी सिंह दिनकर के वाक्य हैं दोस्तों, पंक्तियां हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोक वृत्तानुकरणम नाट्यमेतन्यमयता कृतम। लोक वृत्तानुकरणम नाट्यमेतन्यमय कृतम, यह कथन किस आचार्य का है? इसमें जो नाम दिए गए दोस्तों, आचार्य भरत हैं, अभिनव गुप्त हैं, धनंजय हैं और आचार्य रामचंद्र गुणचंद्र हैं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वह है आचार्य भरत। आचार्य भरत का जो है ये कथन है, लोक वृतानुकरणम नाट्य मेतन्य कृतम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, काव्यम तु जायते जातु कस्यचित् प्रतिभावतः। यह उक्ति किस आचार्य की है? तो काव्यम तु जायते जातु कस्यचित् प्रतिभावतः, यह उक्ति किस आचार्य की है? ऑप्शन है भामह, दंडी, उद्भट या मम्मट। तो दोस्तों ये जो वाक्य हैं, उक्तियां हैं, ये हैं भामह की। किसकी हैं? भामह की उक्तियां हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आज की क्लास के अंतिम क्वेश्चन की ओर। तो अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, औचित्यम रस सिद्धस्य स्थिरम काव्यस्य जीवितम, यह उक्ति किस आचार्य की है? तो औचित्यम रस सिद्धस्य स्थिरम काव्यस्य जीवितम, यह उक्ति किस आचार्य की है? ऑप्शन है आनंद वर्धन, मम्मट, आचार्य मम्मट या आचार्य क्षेमेंद्र या आचार्य विश्वनाथ। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो है आपका आचार्य क्षेमेंद्र। आचार्य क्षेमेंद्र ने दोस्तों ये उक्तियाँ गाई थी, औचित्यम रस सिद्धस्य स्थिरम काव्यस्य जीवितम। तो ये आचार्य क्षेमेंद्र की जो है उक्तियाँ हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। आई होप आपने पूरे क्लास को एंजॉय किया होगा और अपने नोट्स भी प्रिपेयर किए होंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। साथ ही जो अभ्यर्थी हमारे चैनल पर नए हैं वो ज़रूर हमारे चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कर लें। एक आसान से पेमेंट पे आपकी मेंबरशिप है, जहां पर आपको प्रैक्टिस सेट लगातार देखने को मिलने वाले हैं और आपके एग्ज़ाम तक आपको लगातार यहां से क्लासेज मिलने वाली हैं। इसलिए आप ज़रूर मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट क्लास के साथ ही दोस्तों डिस्क्रिप्शन में हमारे चैनल का टेलीग्राम लिंक दिया है, आप वहां से हमारे टेलीग्राम चैनल भी ज़रूर ज्वाइन कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए दोस्तों विश यू ऑल द बेस्ट।